बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास टाइम मैथ्स इन टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है। तो क्लास आज हम इस चैप्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसकी तमाम एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी। चैप्टर काफ़ी लेंदी था, लेकिन इंटरेस्टिंग था, अच्छा चैप्टर था। काफ़ी हद तक मैंने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत कोशिश की है। और सारे जितने भी एक्सरसाइज हैं सब की सब मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। क्लास मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में कितनी आ रही हैं, कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। ठीक है ना, ये सारे फीडबैक आप मुझे ज़रूर दिया करें। तो आज हम इसी चैप्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है एक्सरसाइज, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में तो एक तरह से यूं समझ लीजिए कि इस चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्लास देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोगों का पहला पार्ट है, वो क्या कह रहे हैं कि इन अ प्रोपोर्शन क्यू रेशियो आर प्रोपोर्शन आर रेशियो एस पी इज कॉल्ड। ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए लाइन से जब इस तरह से दो रेशियो आपस में इक्वल हो, देखिए इसका प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी होता है। याद होगा आपको, शुरू की क्लासेस में मैंने ये बात बताई थी कि ये जो प्रोपोर्शन का साइन मेरे पास लगे हुए हैं 4 डॉट, इसका मतलब इक्वल टू होता है कि जब टू रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो हम इनको लाइन से पढ़ते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जाहिर है कि पी जो है वो किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोपोर्शन पे लिखा हुआ है। तो यही ये पूछना जा रहे हैं कि पी को हम क्या कहेंगे। तो क्लास इसमें जो ऑप्शन डी है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि मैं आपको सारे ऑप्शन दिखाती। यहाँ पर मैंने सिर्फ वही ऑप्शन मेंशन किए हुए हैं जो कि राइट है, जो कि करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि इन अ रेशियो एल रेशियो एम, ठीक है ना, एल रेशियो एम, एल इज कॉल्ड। अच्छा अब देखिए, यहाँ मैंने क्लास के स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन करवाया था, आप लोग को याद हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वेरिएशन का, तो उसमें मैंने जो है आप लोगों को ये बताया था, जब इसकी मैं पूरी इंट्रोडक्शन दे रही थी उसमें मैंने बताया था कि बेसिकली इनके क्या नाम होते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा पहली जो हमारा टर्म होती है, ये हमारी कहलाती है एंटीसीडेंट, और सेकंड हमारी कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है ना, ये फर्स्ट हमारा कहलाता है एंटीसीडेंट, सेकंड हमारा कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। तो ये फर्स्ट है एल, तो इसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इन अ रेशियो यू रेशियो बी, ठीक है ना, यू रेशियो बी। देखिए सेम, अब यहां पर फर्स्ट का पूछा गया था, अब यहां सेकंड का पूछा गया है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहां पर सेकंड क्या है, यू रेशियो बी, बी इज कॉल्ड। अगर ये हमारा एंटीसीडेंट था तो ये जो सेकंड है ये हमारा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट। ये भी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे राइट लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जी, ये देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, द बी इज कॉल्ड। अच्छा, ये बात भी आपको बताई थी कि जो बीच में लिखा होता है वो नंबर या वो अल्फाबेट जो हमारे सेंटर में होता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीन। तो इसलिए बी जो है वो ए और सी की क्या है, सेंटर में है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है ना, ये हमारा कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। आगे मैंने यहाँ पर बता दिया कि बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। यहाँ भी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और ये मेन प्रोपोर्शन है किसके बीच में, बिटवीन ए एंड सी के। क्लास आपको हर आंसर मैंने अलग मार्कर से, अलग कलर से बिल्कुल मेंशन किए, ताकि आपको आंसर जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आए क्वेश्चन से, और बिल्कुल इसको अलग किया है कलर, तो आप देख सकते हैं। अच्छा 5 देखिएगा, लिखा हुआ है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज ए बी होता है। ठीक है ना, अब ए बी कैसे होता है ये आपको बता देती हूँ। अच्छा अब देखें, यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के दरमियान
हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, हमें नहीं दिया हुआ ना, तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज एक्स। मीन प्रोपोर्शनल हमने क्या सपोज कर लिया कि वो एक्स है। तो मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है कहाँ होता है, हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर, यानी इन दोनों के सेंटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स, क्योंकि ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो इसका रेशियो ए स्क्वायर के साथ भी बनेगा और बी स्क्वायर के साथ भी बनेगा, इस तरह से, यानी कि रेशियो ए के साथ भी आ जाएगा, ए स्क्वायर के साथ भी, बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और इसका रेशियो बी स्क्वायर के साथ भी बनेगा, ठीक है जी। तो क्लास अब यहां देखिएगा, आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड द मीन एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रीम, ठीक है ना। ये मीन कहलाती है हमारी ये वैल्यू, शायद आपको याद हो, पूरी बहुत अच्छी डिटेल में इसमें क्लास ली गई थी। ये वैल्यू हमारी कहलाती है मीन, और ये कॉर्नर की वैल्यू हमारी कहलाती है एक्सट्रीम। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मीन जो है वो आपस में इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉर्नर की वैल्यू एक्सट्रीम कहलाती है, बीच की वैल्यू। तो यहां देखिएगा जी, तो x को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी x से, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर से, ठीक है। फॉर्मूला भी था इसका हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आपको याद हो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो बेसिकली हम वो फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन हमने किया, यानी मीन को मल्टीप्लाई किया हमने, और उसके बाद इज इक्वल टू फिर हमने एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए, जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है कि सेम बेसिस है, इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो जाहिर है कि मुझे स्क्वायर को हटाना है, और जब स्क्वायर को हटाना है तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली मैं क्या लगा दूंगी, स्क्वायर रूट लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया यहां भी और यहां भी, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। अब ये देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सेम यहां भी देख लें, दोनों का, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट दोनों के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी, क्योंकि अब तो स्क्वायर कैंसिल हो चुका ना, और यहां से भी स्क्वायर कैंसिल हो चुका, तो यहां बचा सिर्फ x और यहां बचा सिर्फ ए बी, तो x इज इक्वल टू ए बी। दैट्स वाई हमने ये कहा कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज ए बी। तो इसका ए बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी पर टिक लगा लीजिएगा। आइए अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्लास आ गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट 6 की तरफ। इससे पहले पार्ट 5 तक आप देख चुके हैं। तो क्लास पार्ट 6 में देखिएगा क्या कह रहे हैं, इफ x प्लस 5 रेशियो x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, ठीक है ना। देखिए, ये दोनों रेशियो इस रेशियो के इक्वल हैं, देन x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन ये 0 कैसे आएगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रेशियो की फॉर्म से हम इसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी मैं x प्लस 5 अपॉन x प्लस 7 भी लिख सकती हूँ इसको। तो लिख लेते हैं, अपॉन x प्लस 7 लिख लिया मैंने, रेशियो के बजाय मैंने डिवाइड का साइन यूज कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ 5 रेशियो 7 के बजाय मैं 5 अपॉन 7 भी लिख सकती हूँ जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं, ये 7 यहाँ पर आया,
तो x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से 5 x प्लस 7 से मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 7x प्लस 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 5x और 5 7 जा 35। जी तो क्लास अब हम x को x के पास ले आते हैं और नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं। तो 7x के पास मेरा आ जाएगा 5x और यहाँ पर 5x प्लस का है तो यहाँ आने के बाद माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 35 के पास चला जाएगा तो यहाँ 35 प्लस का है, यहाँ आने के बाद माइनस का हो जाएगा। जी तो क्लास यहाँ देख सकते हैं 7 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ 35 माइनस का है जबकि यहाँ 35 प्लस का है। दोनों के साथ अपोजिट साइन है, सेम नंबर है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मेरा क्या बचेगा 0। और देखिए x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाने के बाद 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये देखिए क्या होगा जाहिर है जब ये 0 से डिवाइड होगा 2 तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। इस वजह से हमने कहा कि इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, अब पार्ट 7 देखिएगा। पार्ट 7 में लिखा हुआ है इफ 1, 9, x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 आंसर आ रहा है इसका। और ये कैसे आ रहा है देखिए, अगर ये प्रोपोर्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ किसके लिए 7 को सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ 7 ही लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पर ये प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका रेशियो होगा और इसका रेशियो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि आपको पता है जब लाइन से प्रोपोर्शन की बात होती है तो शुरू के स्टार्ट के 2 रेशियोज लास्ट के 2 रेशियोज के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चारों के चारों प्रोपोर्शन है तो ये क्या होगा 1:9 इज इक्वल टू इसका और इसका रेशियो यानी x:45। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, और रेशियो को हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1/9 भी लिख सकती हूँ और मैं यहाँ पर x/45 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 45 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 45/9। इधर मेरा क्या रह गया x रह गया। अब 9 का टेबल इतना पढ़ना है कि 45 आ जाए तो बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। 9 1 9, 9 5 45। तो देख सकते हैं हमारी x की वैल्यू, x को यहाँ पर राइट पे लिखा हुआ है, मैं इसे लेफ्ट पे लिख देती हूँ। x की वैल्यू आ चुकी है 5। ये देख सकते हैं हमने भी ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यू मे राइट ऑप्शन सी। जी अब आ जाते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो देखिए पार्ट 8 में हमसे कह रहे हैं इफ p रेशियो q इज इक्वल टू r रेशियो s, ठीक है, देन p रेशियो r इज इक्वल टू q रेशियो s, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। तो क्लास देखिए ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। देखिए अगर मैं इसको देखूं सॉल्व करूं तो देखिए ये लिखा हुआ है p रेशियो q इज इक्वल टू r रेशियो s। अब अगर मैं इसको अपॉन में लिखना चाहूं तो इस तरह हो सकता है कि p/q इज इक्वल टू r/s। तो ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में आपको याद होगा मैंने क्या करवाया था, मैंने ये कहा था कि इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाए, यानी एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो जाए, q इधर चला जाए r इधर आ जाए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑल्टरनेटो कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल r जो है वो p के नीचे आ जाएगा और q जो है वो s के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है ऑल्टरनेटो।
अब अगर मैं चाहूँ तो इसको रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना, और करके हम लिख देते हैं रेशियो की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर P अपॉन आर लिखा हुआ है तो मैं P रेशियो आर लिख सकती हूँ, और यहाँ पर Q रेशियो S लिख सकती हूँ। तो ये देख सकते हैं P रेशियो आर यही लिखा हुआ है जो मेरा आंसर आ रहा है, इज इक्वल टू Q रेशियो S। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है ऑल्टरनेटिव। तो इसमें आप ऑप्शन बी पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑल्टरनेटिव। तो क्लास देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन 9, सॉरी हमारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 9 देखिएगा। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w देन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो। अच्छा, कॉम्पोनेंडो के मुताबिक हमारा ये जो ऑप्शन ए है इसमें ये राइट आंसर है। और ये राइट आंसर कैसे है इसको देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w। भाई रेशियो के बजाय मैंने अपॉन में लिख लिया बस। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर एक चीज जरा गौर कीजिएगा। अगर हम देखिए कंपोनेंटों में हम दोनों तरफ क्या करते हैं, +1 करते हैं। ये चीज आपको पहले ही मैंने बताई थी, सारी प्रॉपर्टी पहले ही डिस्कस हो चुकी है कि कंपोनेंटों में +1 होता है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, एक कंपोनेंटो है और एक डिविडेंडो। डिविडेंडो में हम -1 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम +1 करते हैं। अगर मैं यहाँ पर +1 कर भी लेती हूँ और +1 करने के बाद जब मैं इनका एलसीएम लूंगी तो y हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है, y सिंगल रहेगा, जबकि यहाँ पर ऊपर प्लस में आ जाएगी वैल्यू। जबकि हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन आ रहा है खाली x, यानी कि x सिंगल रहना चाहिए। तो x सिंगल तभी रह सकता है जब x डिनोमिनेटर में हो, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर में होगा तो वो कभी भी इस तरह से सिंगल x की सूरत में आंसर नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत में हम इस पे इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी लगाएंगे। आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेंडो जी, अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेंडो क्या करते थे, हम इसको पलट देते थे, यानी इसको रेसिप्रोकल बना देते थे। तो ये भी हमारी रेसिप्रोकल बन जाएगी। ये x अपॉन वाई क्या बन जाएगा, y अपॉन x, और ये हमारा क्या बन जाएगा, w अपॉन z, ठीक है। अब हम इसमें +1 कर देते हैं दोनों तरफ, मतलब मैं यहां भी +1 कर दूं और मैं यहां भी +1 कर दूं, ठीक है। कंपोनेंटो प्रॉपर्टी हमें सॉल्व करनी है, जाहिर है, तो हमें कंपोनेंटो प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ +1 ऐड करना होगा। अब अगर मैं x को एलसीएम लेती हूँ तो x मुझे सिंगल मिलेगा, जैसे कि हमारे ऑप्शन में है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए क्लास, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए वो राइट नहीं है, सिर्फ एक यही ऑप्शन राइट हो सकता है, और वो भी इस तरीके से कि अगर हम इसमें इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तब। तो क्लास देखिएगा यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में और इसके नीचे x है, तो x हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम z आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर तो x से x कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया y, और यहाँ पर x डायरेक्ट न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती है तो ये जो हमने एलसीएम लिया होता है ये डायरेक्ट न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x वन ज़ा x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर z से z कैंसिल हो गया, मेरा ऊपर यहाँ w बचा, और इसके डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं है तो ये z डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा z वन ज़ा z, क्या हो जाएगा, z वन ज़ा z, ठीक है जी। तो क्लास अब देख लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है। y प्लस एक्स लिखें या x प्लस वाई लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी हम z प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी भी हमारा आंसर आप देख सकते हैं कि x न्यूमिनेटर में आ रहा है और x प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, इसी तरह यहाँ पर z न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है।
तो हमारा जो है वो उसका उलट आ रहा है, एक्स नीचे आ रहा है, जबकि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में आ रही है। यहाँ पर भी ऐसे ही है सेम, ठीक है। तो अब हम उसके लिए फिर इनको चेंज करने के लिए, इनको रेसिप्रोकल बनाने के लिए अगेन हम ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग अप्लाई इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अगेन। जी, दोबारा से जब हम इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अच्छा, अब नीचे जाने के बाद मैं y प्लस एक्स की बजाय यहाँ पर x प्लस वाई भी लिख सकती हूँ, क्योंकि प्लस में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से जब इन्वर्टेंडो इस पर अप्लाई हुआ तो z ऊपर आ गया। जब एक वैल्यू हमारी पलटती है, एक वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारी राइट साइड वैल्यू भी क्या होती है, पलट जाती है, रेसिप्रोकल बन जाती है। तो z ऊपर आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है w प्लस जेड। w प्लस जेड के बजाय अगर मैं z प्लस w लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, z प्लस w लिख देते हैं। अब देख सकते हैं हमारा आंसर ये वही आ चुका है जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरीके से ये आंसर आया है क्लास, आप देख सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, तो क्लास अब जरा देखिएगा, लास्ट 9 तक हम बता चुके हैं, प्रॉपर्टी आपने सॉल्व कर दी जी। तो अब जरा यहाँ देखिएगा, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी, अगर हम ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी के मुताबिक देखें तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट कैसे है ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, पार्ट 10 का सॉल्यूशन यहाँ दिखा रही हूँ आपको। a रेशियो b को अगर मैं a अपॉन b लिख दूं, इसी तरह c रेशियो d को अगर मैं c अपॉन d लिख दूं, और इस पर ऑल्टरनेटो अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं, ठीक है ना, तो ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। c यहाँ पर आ जाएगा और b यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन c, और ये b इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा b अपॉन d। अब अगर मैं इसको चाहूं रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, लेकिन चूंकि आंसर में रेशियो की फॉर्म में नहीं आ रहा है, आंसर में अपॉन की फॉर्म में ही आ रहा है, तो हम इसे अपॉन की फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो देख लीजिए, a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, यही हमारा ऑप्शन भी आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है क्लास, ऑप्शन डी पे राइट लगा लीजिएगा। तो क्लास अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट 11 की तरफ। तो पार्ट 11 देखिएगा, लिखा हुआ है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5, 12 इज। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 20 है, लेकिन अब ये कैसे है 20 देख लेते हैं। देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, इसका मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन हमें खुद से सपोज करना है, ठीक है। तो हम क्या देते हैं कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है, ये हमने सपोज कर लेना। तो अगर ये x के इक्वल है तो 9 से लिख लेते हैं 3, 5, 12, लास्ट में आ जाएगा फोर प्रोपोर्शन x, ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि ये चारों क्या है, प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब स्टार्ट के 2 नंबर्स का रेशियो किसके इक्वल होगा, लास्ट के 2 नंबर के रेशियो के। इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं हम, 3:5 इक्वल होगा 12:x के, ठीक है। और इसमें अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना, कौन सा, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि इन दो का प्रोडक्ट और लास्ट में इन दो का प्रोडक्ट। तो हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो क्या कहलाते हैं, मीन
और ये दो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम, लास्ट के जो हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्लास में यहाँ फॉर्मूला लिख के नहीं बता रही, क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉर्मूले के बारे में काफी क्लास ले चुकी हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप बहुत कर चुके हैं। तो बस मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा सकती हूँ। देखिए 3 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, x से, तो ये हो जाएगा 3x। जबकि यहाँ 5 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 12 से, तो 5 12 का हो जाएगा 16। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहां से मैं कैंसिल कर सकती हूँ कि 3 1 का 3, 3 2 का 6, 0 का 0। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 20। इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेट इज 20। आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। सेकंड वाला आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 12 पे देखिएगा। पार्ट नंबर 12 में कह रहे हैं इफ 2x, 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन, अब इसमें हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12xz। अब वो कैसे है वो देख लेते हैं हम। तो क्लास अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब ये जो 3y है ये सेंटर वैल्यू होगी इन दोनों की, इस तरीके से 2x, 3y, 6z। तो 3y जो है वो सेंटर वैल्यू है, और अगर ये सेंटर है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब ये इसके साथ भी रेशियो आएगा और इसके साथ भी रेशियो आएगा, इस तरीके से 2x रेशियो 3y, बीच में आएगा इक्वल टू का साइन, और फिर ये 3y 6z के साथ भी आ जाएगा, इस तरीके से। कंटिन्यू प्रोपोर्शन अगर होता है तो हमारे पास जो सेंटर में लिखा होता है नंबर, वो दोनों के साथ आ जाता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन के साथ भी आ जाता है और लास्ट प्रोपोर्शन यानी फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमारा जो दिया हुआ होता है, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन के साथ भी आ जाता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये क्या है, ये मीन है और ये एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सट्रीम से और मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे मीन से, तो कर देते हैं, यानी कि 2x मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 6z से, और 3y किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y से, ठीक है। ये दोनों y आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 6 12, ये हो गया 12xz। इसी तरह यहां पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 9, और y से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। बस इतना किया हुआ है आपकी बुक में, यहाँ पर इसको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो चले हम भी लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। 9y स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं और 12xz को ले जाते हैं राइट पर। अब हमारा आंसर देखें, एग्जैक्टली बुक के आंसर से मैच कर रहे हैं, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12xz। तो इसका मतलब पार्ट 12 में ऑप्शन सी जो है वो इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी पे निशान लगा लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 13 की तरफ। तो क्लास आ गए पार्ट 13 की तरफ। ये देखिएगा पार्ट 13 का मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ x अपॉन y इज इक्वल टू w अपॉन z देन अकॉर्डिंग टू द डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अच्छा, डिविडेंडो प्रॉपर्टी अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये ऑप्शन ए कैसे राइट आंसर है ये देख लीजिए। आपको पता है कि क्लास डिविडेंडो प्रॉपर्टी में हम दोनों तरफ, दोनों रेशो में दोनों तरफ हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, जबकि कॉम्पोनेंटो में +1 करते हैं, डिविडेंडो में -1। तो हम इन दोनों में -1 कर देते हैं, x अपॉन y, यहां भी -1 कर देते हैं,
यानी कि दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 1 को, और यहाँ भी -1 कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ एलसीएम लूंगी तो मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर y, ठीक है, और यहाँ से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा, x, और ये y क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो ये y डायरेक्टली किससे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y बन सा y हो जाएगा। यहाँ भी यही केस होगा, इसका z एलसीएम आ जाएगा, और z से z इधर कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचेगा, w, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो z डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा z बन सा z। तो देख सकते हैं हमारा यही आंसर आ रहा है यहाँ पर, x माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस जेड अपॉन जेड। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए पे आप टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब यहां देखिएगा पार्ट नंबर 14, फोर्स एंड एक्सीलरेशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये दोनों क्या है, आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यानी कि अगर फोर्स को हम बढ़ाते हैं तो एक्सीलरेशन भी बढ़ती है, फोर्स कम करते हैं तो एक्सीलरेशन भी कम होती है। तो इसका मतलब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ कम हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए पर टिक लगा लीजिएगा। अब यहां देखिएगा लिखा हुआ है इफ ए रेशो 4 proportion 5 15 ratio 5 then a is equals to, अच्छा अब यहां मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑप्शन सी इसमें राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 12। लेकिन कैसे है ये देख लेते हैं हम। देखिए यहां पर लिखा हुआ है a रेशो 4, तो अगर a रेशो 4 के बजाय a अपॉन 4 लिख दूं मैं तो कोई मसला नहीं है, रेशियो के बजाय अपॉन यूज करते हैं, हम डिवाइड का साइन यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर 4 डॉट के बजाय इक्वल टू का साइन लगा दूं, बिल्कुल लगाते हैं। इसी तरह 15 रेशियो 5 के बजाय मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 15 अपॉन 5। अब यहाँ हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a। क्लास ये मैं आपको पार्ट नंबर 15 सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो पार्ट लिखते जाइएगा ताकि आपके सामने रहे। ये पार्ट नंबर 15 का सॉल्यूशन है। ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तभी तो a की वैल्यू आएगी। a यहाँ सिंगल रह गया। अब यहाँ देख लेंगे डिवाइड हो रहा है, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 को, तो 5 के टेबल से हम ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल 5 1 द 5 5 3 द 15, ठीक है, यहाँ पर आ गया 3। अब अगर 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा a का आंसर आ जाता है 12, यानी कि 3 4 द हो जाते हैं 12। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि 15 पार्ट का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 12, ठीक है। और 12 कैसे आ रहा है ये आपको सॉल्यूशन मैंने पूरा करके भी दिखा दिया है। तो क्लास यहाँ पर मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए कंप्लीट, और इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, और वो तमाम वही क्वेश्चन हैं जो कि ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में सीखते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। आप ऑलरेडी उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी कर चुके हैं एक्सरसाइज की सूरत में। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए दिए गए। तो क्लास जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठे तो इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, एमसीक्यूज कहाँ तक समझ आए, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो क्लास अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह उस चैप्टर में मेरी मुलाकात होती है आपसे।
जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।